ही थी। पकड़ने की मांग के चलते आओकिजी ईशान को मार नहीं सकता, क्योंकि उन्हें पहले सेलेस्टियल ड्रैगन चिप का ठिकाना सुनिश्चित करना होगा। ईशान को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। असल में उसे तो यह भी समझ नहीं आया कि उसकी जेब में क्या चीज है। इस समय वह दासों के समूह के साथ घाट की ओर दौड़ा था। यह वास्तव में एक अपेक्षाकृत शांत नदी तट था। दूर ईशान पानी की गर्जना सुन सकता था। यह तथाकथित मारिजोआ झरना था। इस नदी के किनारे का उपयोग गोदी के रूप में किया जाता था, जहां कई जहाज खड़े रहते थे। लेकिन यदि वह थोड़ा आगे जाता तो उसे नदी तिरछी दिशा में नीचे जाती हुई दिखाई देती। काले कपड़े पहने कर्मचारी और बख्तरबंद गार्ड जो घाट के किनारे जमीन पर खड़े थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें लॉन्गलेग जनजाति के लोगों ने हरा दिया हो, जो उनसे आगे जा रहे थे। जब ईशान और बाकी लोग आखिरकार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लॉन्गलेग जनजाति के लोग एक बड़े जहाज पर सवार होकर उन पर हथियार लहरा रहे थे। उन्हें कुछ चोटें जरूर लगी थीं, लेकिन वे पूरे जोश में थे। जहाज के किनारे रस्सी की सीढ़ी लगी थी। यह देखकर भागते हुए गुलाम खुशी से चिल्ला रहे थे, हम बच गए। अंततः मोक्ष। जल्दबाजी करना। आ जाओ, हम आजादी के बहुत करीब हैं। मरीन ने उनका पीछा किया और उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। लड़ाकू बल समेत गुलामों ने इन मरीन सैनिकों का सामना करने के लिए रुकने की पहल की है और उन्हें तब तक रोके रखा है जब तक कि कमजोर और आम लोग जहाज पर सवार न हो जाएं। 500 से ज्यादा लोगों को नाव पर चढ़ने में कुछ वक्त लगा। ईशान भी मरीन सैनिकों को रोकने के लिए लड़ाकों के साथ रहा। वह जानता था कि उसे कुछ बहुत ही ताकतवर मरीन सैनिकों से लड़ना पड़ सकता है, इसलिए उसने इन आम सैनिकों पर हमला करने के लिए कोई हुनर इस्तेमाल नहीं किया। साथ ही उसने अपने विरोधियों को एक आसान से दाव से काटकर अपनी सहन शक्ति बचाने की पूरी कोशिश की। मरीन सैनिकों ने सैनिकों की एक दीवार बनाकर भीड़ पर गोलियां चलाईं, लेकिन पीछे रह गए गुलाम मजबूत थे और गोलियों का उन पर ज्यादा असर नहीं हुआ। आखिरी उपाय के तौर पर मरीन सैनिक केवल मोर्टार लगाना शुरू कर सकते थे और फिर उन पर गोलियां चला सकते थे। भीड़ में विशालकाय योद्धा सबसे खास निशाना था। वह लंबा और हट्टा-कट्टा था, इसलिए मरीन मोर्टार तैनात होने के बाद उस पर कई गोलियां चलाई गईं। गोले उस पर फटे और उसका पूरा शरीर काला पड़ गया। हालांकि घायल होने के बावजूद वह दहाड़ता हुआ सैनिकों पर टूट पड़ा और उन्हें चकनाचूर कर दिया। ईशान ने स्वाभाविक रूप से यह दृश्य देखा और विशालकाय जनजाति की युद्ध शक्ति देखकर दंग रह गया। इसी दौरान उसने एक समुद्री कप्तान को विशालकाय का टखना काटने के लिए बढ़ते देखा। इसके बाद दानव अस्थिर हो गया, जमीन पर गिर पड़ा और बहुत बड़ी आवाज की, और कर्नल ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए छलांग लगाई, अपने हाथों में तलवार पकड़ी और दानव की गर्दन पर वार किया। इस बड़े आदमी को मारने की कोशिश की। कप्तान का इरादा देखकर इस समय इयान की आकृति अचानक उसके सामने आ गई। ईशान ने कप्तान की तलवार पर वार किया और उसे रोक दिया। इयान की तलवार की धार हकी से भर गई और उसने तुरंत विरोधी की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। साथ ही कप्तान के सीने पर एक बड़ा सा निशान पड़ गया। कप्तान अविश्वास से जमीन पर गिर पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक ही चाल से हार जाएगा, लेकिन ईशान ने कप्तान की बात अनसुनी कर दी और उस विशालकाय व्यक्ति के विशाल सिर की ओर मुड़कर कहा, क्या आप ठीक हैं? दानव, मैं ठीक हूं। दैत्य ने खड़े होने के लिए संघर्ष किया और कहा, एलबाफ के योद्धाओं को इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एलबाफ से हो। ईशान थोड़ा हैरान हुआ। दानव उसे कुछ उत्तर देना चाहता था,
लेकिन पीछे से एक चिल्लाहट आई, उद्धारकर्ता, सभी लोग नाव पर चढ़ गए हैं। ईशान ने इधर उधर देखा तो पाया कि गुलाम बहुत देर से जहाज पर थे। इस समय जहाज की रस्सियां खोल दी गई थीं और अब उन्हें जहाज पर चढ़ने के लिए बुलाया जा रहा था। लेकिन ईशान ने पीछे मुड़कर उन नौसैनिकों की ओर देखा जो उन पर गोलियां चला रहे थे और मोर्टार दाग रहे थे। उसे पता था कि अगर उसने इन सैनिकों को उनके काम करने दिया तो जब वे नौकायन शुरू करेंगे तो उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। अब जहाज पर चढ़ो, उन्हें मुझसे दूर करो। ईशान ने उन गुलामों को आदेश दिया जो अभी भी उससे लड़ रहे थे। ठीक है, दानवीर। ईयान की बात मानकर सभी लोग बिना कुछ सोचे समझे सीधे घाट की ओर दौड़ पड़े। खैर, अब इस क्षेत्र को साफ करने का समय आ गया है। भीड़ को जाते हुए देखने के बाद ईयान की आंखें सिकुड़ गईं और उसने नेम की एक बड़ी मात्रा को हकी में बदल दिया और इसे हावशोकु हकी के रूप में इस्तेमाल किया और आसपास के लोगों में फैला दिया। चाहे वे समुद्री सैनिक थे जो गोलीबारी कर रहे थे या वे सैनिक जो मोर्टार स्थापित कर रहे थे, इस सदमे की लहर के सामने उनकी आंखें सफेद हो गईं और वे मुंह से झाग निकालते हुए जमीन पर गिर पड़े। ईयान का वर्तमान हावशोकु हाकी शौक दुश्मनों और सहयोगियों में अंतर नहीं कर पाता, इसलिए उसने सबको अपने से दूर रखा। ईयान के अनुमान के अनुसार इस प्रकार की शक्ति को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने के लिए उसे उच्च स्तर के नेन कौशल की आवश्यकता हो सकती है। धमाक धमाक, एक के बाद एक सैनिक जमीन पर गिर पड़े। हालांकि कुछ शक्तिशाली मरीन अधिकारी अभी भी अप्रभावित खड़े थे। ईयान की शॉक वेव के बाद सैनिकों की संख्या अचानक बहुत कम हो गई। आग्नेयास्त्रों और मोर्टारों के मुख्य संचालक साधारण सैनिक थे। जब वे बेहोश हो जाते तो जहाज को खतरा पैदा करने वाले मोर्टार नहीं चलाए जाते। यह दृश्य देखकर मरीन और जहाज पर सवार गुलाम दोनों ही अचंभित रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ। जल्दी करो, इस मौके का फायदा उठाओ, ईशान ने अपने पक्ष के लोगों से कहा और जल्दी से जहाज पर चढ़ गया। ऐसी चीख सुनकर जहाज पर मौजूद गुलामों को होश आ गया। उन्होंने जल्दी से चप्पू चलाए और पाल खोलकर गोदी से बाहर निकल गए। ईशान द्वारा बचाए गए 500 से ज्यादा गुलामों में हर तरह की प्रतिभा थी। उनमें से कई अनुभवी नाविक भी थे। हालांकि जहाज बहुत बड़ा था, फिर भी कोई समस्या नहीं थी। बाकी समुद्री अधिकारी रुककर उन्हें भागते हुए देखने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वे हताश होकर भागे और उनके जहाज पर कूद पड़े। हालांकि वे पराजित हो गए और उनके दासों ने, जो अभी भी पहरे पर थे, उन्हें एक एक करके पानी में फेंक दिया। झरने से जुड़ी यह नहर दरअसल एक ग्रांड कैनाल थी, काफी चौड़ी। दोनों नदियों के दूसरी ओर, जो कम से कम 100 मीटर चौड़ी थीं, धारा बहुत धीमी थी। जैसे ही जहाज धीरे धीरे नहर के बीचों बीच पहुंचा, वे मरीन अफसर अब कूद नहीं सकते थे। हमने इसे बनाया, इसने काम किया। जहाज पर मौजूद सभी गुलाम ये नजारा देखकर खुशी से झूम उठे। उन्हें पूरा यकीन था कि अगर वे इस चैनल से गुजरकर ढलान वाले बिंदु पर पहुंच गए तो वे मारिजोआ से पूरी तरह अलग हो जाएंगे और बेहद तेज रफ्तार से नई दुनिया के सागर की ओर दौड़ पड़ेंगे। पहिया पकड़ो, जोर से प्रहार करो। सभी के नारों के साथ जहाज आगे बढ़ रहा था और जैसे ही वह नीचे की ओर जाने वाले चैनल तक पहुंचने वाला था, नदी के किनारे एक आकृति दिखाई दी। ईशान ने अपनी सतर्कता में कोई ढील नहीं दी, नदी पर नजर रखी, इसलिए जैसे ही यह आकृति दिखाई दी, ईशान ने इसे खोज लिया। विभिन्न समुद्री रोशनियों और मशालों से प्रकाशित ईशान ने आकृति का सामान्य आकार स्पष्ट रूप से देखा और तुरंत उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। आओकिजी, वह आखिरकार आ ही गया। जब आओकिजी नदी पर आया
तो वह अपने लंबे शरीर के साथ नीचे बैठ गया और अपने हाथ पानी में डाल दिए। हिमयुग। बस एक पल के लिए नदी, जो खुशी से बह रही थी, एकदम जम गई। बर्फ तेजी से फैल रही थी, जिसका कोई नामो निशान भी नहीं था। इस पल नदी की मूल साफ सतह सीधे एक मोटी बर्फ की परत में बदल गई। यदि कोई इस दृश्य को हवा से देखे तो उसे पता चलेगा कि न केवल नदी जम गई थी, बल्कि पूरी नहर जम गई थी। झरना, जो दूसरे छोर पर बहुत दूर था, एक विशाल बर्फ के दर्पण में बदल गया। यान का जहाज आगे बढ़ रहा था और फिर अचानक वह बर्फ में फंस गया। क्या क्या हुआ? कैसे? नदी अचानक क्यों जम गई? जहाज में सभी लोग घबरा गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे और साथ ही ईशान की ओर देखने लगे। यह एडमिरल आओकी हैं। ईशान ने गंभीरता से कहा। हाँ डॉट। यह सुनकर वे डर गए। एक जवान दासी दोनों हाथों से अपना चेहरा ढंककर घुटनों के बल गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। क्यों? ये सब ऐसे क्यों हैं? ये हमें जाने क्यों नहीं देते? दास चुप हो गए, जो संभवतः एक ऐसा प्रश्न था जो हर किसी के मन में था। ईशान ने आह भरी। वह यह भी जानता था कि भागने के रास्ते में बचाए गए कई गुलाम या तो खो गए थे या पकड़े गए थे। उन्हें शायद वापस भेज दिया जाएगा। जो बच गए थे वे भागने ही वाले थे, क्योंकि यह बहुत करीब था। वे जहाज पर चढ़ चुके थे और झरने से नीचे की ओर तेजी से दौड़ने वाले थे। लेकिन आखिरी क्षण में आओकी के उभरने से उनका मोहभंग हो गया। इस समय सभी की निराशा शायद पहले से कहीं अधिक प्रबल थी। सन्नाटा, जहाज एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। ठीक इसी समय एक आह निकली। बेशक यह ईशान से आया था। वह धीरे धीरे जहाज के किनारे गया और बोला, मैं थोड़ी देर तक आओकी को थामे रखने की कोशिश करूंगा। इस समय का फायदा उठाओ, तुम जहाज को बर्फ से बाहर निकाल सकते हो। हमें अभी भी उम्मीद है। हार मत मानो। उसके बाद ईशान जहाज से बाहर कूद गया, बर्फ पर कदम रखा और आओकी की ओर चल पड़ा। सच कहूं तो अगर मुमकिन होता तो ईशान सचमुच आओकी का सीधा सामना नहीं करना चाहता था। मरीन की सर्वोच्च सेना 3 एडमिरलों में से एक होने के नाते ईशान जानता था कि वह लगभग अजेय है। हालांकि चाहे वह इन गुलामों को बचाने के लिए हो या खुद को बचाने के लिए, ईशान को आओकी की दहलीज पार करनी होगी। ईशान को एडमिरल की ओर कदम दर कदम बढ़ते देख जहाज पर मौजूद दास कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर अचानक विशालकाय योद्धा ने दहाड़ते हुए कहा, दाता सही कह रहे हैं, अब हम हार नहीं मान सकते। अपने विशाल हाथों से उसने जहाज का लंगर पकड़ा। जहाज से कूद गया और लंगर से जहाज के तल पर बर्फ खोदना शुरू कर दिया। हताशा, आक्रोश और मरीन के प्रति घृणा के कारण दासों ने जहाज को छोड़ना शुरू कर दिया। ईशान ने यह दृश्य सहज ही महसूस किया और उसे राहत मिली। उसने आओकी को गौर से देखा और उसके पास गया। फिर उसने सिस्टम से पूछा, क्या तुम्हें हीस कार्ड के पर्याप्त टुकड़े मिल गए? खोज पूरी हो गई। सिस्टम ने कहा, 960 हीस कार्ड प्राप्त करके सिस्टम ने 384 मिलियन हीरे खर्च कर दिए हैं। रिफ्रेश की संख्या 4128 थी, जिसमें 256 मिलियन हीरे खर्च हुए। यह सुनकर ईशान को राहत मिली। शुक्र है उसने सिस्टम से यह ऑपरेशन करने को कहा, वरना 4000 बार रिफ्रेश करने में उसे बहुत लंबा समय लग जाता। हालांकि इसमें 12 मिलियन से ज्यादा हीरे लगे, लेकिन अब ईशान के लिए यह सार्थक था। हीस कार्ड को 5 स्टार तक अपग्रेड करने के लिए कितने ब्रेकथ्रू स्टोन्स की जरूरत होगी? ईशान ने फिर पूछा। कुल 36,000 ब्रेकथ्रू स्टोन्स की जरूरत है, सिस्टम ने जवाब दिया।
बहुत बढ़िया। अब लगातार 10 ड्रॉ का ऑटोमेटिक ओपनिंग ऑपरेशन शुरू करें। ईशान ने आदेश दिया, पर्याप्त ब्रेक थ्रू स्टोन इकट्ठा करें और अपने आप बंद हो जाएं, फिर मुझे सूचित करें। सिस्टम को कार्य देने के बाद ईशान आओकी जी के सामने पहुंचा। आओकी जी नदी के किनारे अकेले खड़े थे, सफेद सूट बनियान और नीली कमीज पहने हुए, माथे पर चश्मा लगाए हुए। उनके पीछे बड़ी संख्या में नौसैनिक कतार में खड़े थे और अपनी बंदूकें ईशान की ओर तान रहे थे। ईशान को आते देख आओकी जी ने अपना सिर उठाया, यान के कपड़ों को ध्यान से देखा और फिर कहा, क्या आप इस घटना के मास्टरमाइंड हैं? एक मास्टरमाइंड? किस बारे में बात कर रहे हो? ईशान ने सिर हिलाया और कहा, बस साथ भागने की बात है। मैंने उनकी मदद की थी और अब वे मेरी मदद कर रहे हैं। तो फिर अपना चेहरा क्यों ढक रखा है? आओकी जी ने पूछा, इसे उतार दो और मुझे अपना चेहरा दिखाओ अगर ठीक लगे तो। मैं बेवकूफ नहीं हूं। ईशान हंसा, मैंने सेलेस्टियल ड्रैगन को मार डाला। तुम्हें मुझे देखने का मौका देकर मुझे डर है कि सारी मरीन मेरे पीछे पड़ जाएंगी। आओकी जी ने नजर घुमाई, तुमने एक दिव्य ड्रैगन को मार डाला। अजीब बात है, इस बात का जिक्र खुफिया ब्यूरो ने नहीं किया। जब खुफिया अधिकारी ने आओकी जी से संपर्क किया तो शायद वह इतना हैरान था कि वह यह बात बताना ही भूल गया। इस समय आओकी जी भी हैरान था। ये तो माफ न करने लायक जुर्म है। आओकी जी ने सिर खुजाते हुए कहा, अच्छा, मैं इससे निपटने के लिए बहुत आलसी हूं। पहले पहचान चिप तो दो। इस बार ईशान दंग रह गया, पहचान चिप? तभी उसे तुरंत उस कांच के बुलबुले में रखी उस चीज की याद आ गई जो उसने उस समय खजाने से निकाली थी। यान के विचार तेजी से बदल गए और फिर उसने आओकी जी से कहा, मुझे माफ करना, यह मुझ पर नहीं है। मैंने इसे छिपा दिया है। मैं इस तरह के धोखे पर यकीन नहीं करता। आओकी जी ने भौहें चढ़ाकर कहा, चूंकि तुम अपनी इच्छा से इसे वापस नहीं करने वाले तो मुझे तुम्हें नीचे गिराकर तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। अगर उसका बस चलता तो ईशान इस तरह से आओकी जी से बातें करता रहता ताकि उसे और समय मिल सके, लेकिन जब आओकी जी ने वाक्य पूरा किया तो वह ईशान की ओर दौड़ पड़ा। मेरे पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। झंझनाहट। एक बहरा कर देने वाली आवाज आई। एक पल में शैतान का ब्लेड यामातो, जो अपने म्यान से बाहर निकला, एक बर्फीले कृपाण से टकराया जो अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। यह आइस सेबर वह हथियार था जिसे आओकी जी ने अपनी क्षमता से रूपांतरित किया था। हालांकि यह बर्फ से बना एक ऐसा हथियार था। कठोरता के मामले में यह इयान की तलवार के बराबर था और यमातो के ब्लेड की धार के बावजूद यह उसे काट नहीं पाया। क्योंकि उसके पैरों के नीचे बर्फ की परत आओकी जी की पल भर में जमने की क्षमता से बनी थी, इसलिए वह उतनी चिकनी नहीं थी। हालांकि वह बहुत फिसलन भरी थी, यान के जूते का तला मुश्किल से पकड़ पा रहा था, लेकिन झटके के बाद वह थोड़ा बदल गया। आओकी जी की ताकत ईशान की कल्पना से कहीं ज्यादा थी। उसकी तलवार बर्फ की कृपाण से टकराने के बाद उसे बर्फ से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे पहले कि वह स्थिर हो पाता, आओकी जी ने उसे पकड़ लिया। वह जमी हुई नदी पर बिना फिसलन के दौड़ रहा था। जब वह ईशान के पास आया तो आओकी जी ने दोनों हाथों से अपनी तलवार लहराई और नीचे वार किया। ईशान ने उसके हमले को रोकने के लिए डेविल्स ब्लेड यामातो को घुमाया। हालांकि वह उसके ब्लेड को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन वह हमेशा अस्थिर महसूस करता रहा। धिक्कार है। यह सतह प्रतिकूल है। मुझे जगह बदलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ईशान ने अचानक अपनी तलवार आओकी जी की ओर लहराई। लेकिन जब आओकी जी चकमा देकर दूर हट गया
तो उसने अपनी कलाई घुमाई और तलवार उसके पैरों के नीचे बर्फ में घुसा दी। यामातो का ब्लेड आसानी से बर्फ की सतह को भेद गया, लेकिन अपेक्षित बर्फ नहीं टूटी। बेकार है। आओकिजी फिर दौड़े, अपनी बर्फ की तलवार घुमाई और ईशान की ओर लहराते हुए बोले, मैंने पूरी नदी जमा दी है। बर्फ की सतह को चीरकर मुझे पानी में गिराना नामुमकिन है। क्लैंग। ईशान ने यामातो को आओकिजी के हमले को रोकने के लिए उठाया, लेकिन इस बार इयान के ब्लेड से टकराने के बाद उसका आइस सेबर सीधे टूट गया। इस समय यामातो का ब्लेड हकी से लिपटा हुआ था। इयान का नेन उस पर उलझा हुआ था, जिससे आओकिजी की बर्फ की तलवार आसानी से टूट गई। बर्फ का ब्लेड टूटते ही आओकिजी थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसी समय ईशान ने अपनी कलाई घुमाई और आओकिजी पर हमला कर दिया। स्विश! हल्की सी आवाज के बाद इयान के ब्लेड से आओकिजी की छाती कट गई और खून की फुहार हवा में फैल गई। आओकिजी ने अपनी छाती पर लगे घाव को देखा, फिर अपनी हथेली बढ़ाकर घाव को छुआ और फिर घाव जम गया। तुम हकी का इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने तुम्हें कम आका था। आओकिजी ने भौहें चढ़ाई और कहा, अच्छा, तो मुझे अब खिलवाड़ करना बंद करना होगा। https://discord। जी अभी हमारे डिस्कॉर्ड में शामिल हों। बोलते समय आओकिजी का आधा शरीर क्रिस्टलीकृत होने लगा। बर्फ के टकराने की आवाज के साथ चारों ओर कड़ाके की ठंड फैलने लगी। आओकिजी के शरीर के चारों ओर एक तरह का हल्का कोहरा फैलने लगा, जो आओकिजी के शरीर और आसपास की हवा के तापमान के अंतर से बना था। ईशान आओकिजी के सामने खड़ा था, ज्यादा दूर नहीं, इसलिए वह ही था जो इस ठंड को सबसे ज्यादा महसूस कर सकता था। अत्यधिक ठंड ने न केवल इयान के हाथ पैर सुन्न कर दिए, बल्कि उसका दिमाग भी जमने लगा। जल्दी करो, यहां से निकल जाओ, हमें यह जगह खाली करनी है। यह देखकर कि आओकिजी एक गंभीर लड़ाई में शामिल होने जा रहा है, कुछ नौसैनिक अधिकारियों को तुरंत एहसास हो गया कि यह ठीक नहीं होगा। उन्होंने जल्दी से बाकी सैनिकों को युद्ध स्थल से पीछे हटने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें आओकिजी की शक्तिशाली क्षमताओं का असर होने का डर था। ईशान ने भी पीछे मुड़कर उन दासों की ओर देखा जो अभी भी जहाज के नीचे बर्फ खोद रहे थे, इसलिए उसने आओकिजी से कहा, चलो किनारे पर चलें और लड़े। ठीक है। आओकिजी ने मना नहीं किया और वापस किनारे पर कूद गया। ईशान भी उसके पीछे पीछे गया और किनारे पहुंचकर ठोस जमीन पर पैर रखते ही उसे थोड़ी राहत मिली। कहना ही होगा कि आओकिजी के फल, यानी बर्फीले फल की असली ताकत उसकी इच्छानुसार युद्ध क्षेत्र का माहौल बनाने की क्षमता में निहित है। ईशान ने अभी अभी इसका अनुभव किया है। जब कोई व्यक्ति स्थिर होकर खड़ा ही नहीं हो सकता, तो वह अपनी ताकत कैसे लगा सकता है। किनारे पर पहुंचकर ईशान ने जल्दी नहीं की, बल्कि पहले अपनी पीठ पर लिपटे शैतान फल को अपने कपड़ों से बांध लिया। यह अनमोल चीज युद्ध में खोई नहीं जा सकती। हालांकि इस हरकत ने आओकिजी का ध्यान खींचा और पूछा, तुम्हारी पीठ पर क्या है? पहचान चिप। ईशान हंसा और बोला, पहचान चिप तो बस एक छोटी सी क्रिस्टल बॉल है, इतनी बड़ी नहीं। उसकी बातें सुनने के बाद आओकिजी ने और कुछ नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने यह भी पुष्टि की कि ईशान ने वास्तव में सेलेस्टियल ड्रैगन की पहचान चिप देखी थी। फल को बांधने के बाद ईशान ने डेविल्स ब्लेड यामाटो को बाहर निकाला, इसे हकी के साथ लपेटा, जिससे ब्लेड फिर से काला हो गया, और फिर वह आओकिजी के आगे बढ़ गया। क्योंकि उसके पैर अब फिसल नहीं रहे थे, इयान की गति अंततः बढ़ गई और एक चमक के साथ वह आओकिजी की कमर को काटते हुए उसके पास आ गया। ओह, तुम तो बहुत तेज हो। आओकिजी थोड़ा चौंका। वह एक तरफ हट गया,
जिससे इयान की तलवार उसकी कमीज पर लगी और कट गई। एक हल्के से वार से आओकी जी का सूट बनियान कटकर खुल गया। यह देखकर कि उसने उसे नहीं मारा, ईशान तुरंत अपनी इच्छा से आगे बढ़ा। उसकी कलाइयां उलट गईं और उसकी तलवार आगे बढ़ गई। यह बदलाव बेहद तेज था। उसने आओकी जी के भागने की दिशा का अंदाजा लगा लिया था। कहा जा सकता है कि यह वार वाकई तेज और सटीक था। इसके तुरंत बाद वह आओकी जी की छाती में घुस गया। हालांकि यह स्पष्ट था कि आओकी जी को चोट लगी थी, लेकिन ईशान ने फिर भी ऐसा नहीं किया। इस समय आओकी जी ने अपना पैर उठाया और इयान के सिर की ओर लात मारी। वह लंबा था और उसकी टांगें भी बहुत लंबी थीं। अगर ईशान पीछे हट भी जाता तो भी वह किक से बच नहीं पाता। हड़बड़ी में वह सिर्फ अपना बायां हाथ उठाकर ही हमले को रोक पाता। शक्तिशाली किक से ईशान को अपनी कलाई में तेज दर्द महसूस हुआ, मानो उसकी कलाई की हड्डी टूटने वाली हो, लेकिन अगले ही पल सुन्नता का एहसास हुआ। धमाका! ईशान को आओकी जी ने लात मारी और वह दूसरी तरफ जमीन पर गोले की तरह जा गिरा। हालांकि आओकी जी कभी कभी अपने आइस सेबर का इस्तेमाल हमले के तौर पर करते थे, लेकिन अगर उन्हें लगता कि वे सिर्फ तलवारबाजी ही कर सकते हैं तो वे बहुत गलत होते। कुजान की शारीरिक क्षमता बेहद ऊंची थी। ईशान दांत पीसते हुए खड़ा हुआ तो पाया कि उसका बायां हाथ अब नियंत्रण में नहीं है। जब उसने देखा तो उसकी पूरी कलाई जम गई थी। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो बस हकी का इस्तेमाल करते हुए बचाव किया था, ईशान ने थोड़ा आश्चर्य से कहा। आओकी जी कदम दर कदम उसकी ओर बढ़े और बोले, क्या अजीब बात है। ये मेरी योग्यता है। हाकी मेरी इकाई पर कब्जा कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी योग्यता को खत्म कर सकता है। लेकिन मैंने तो तुम्हें सिर्फ चाकू मारा था और उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, ईशान ने पूछा। बिल्कुल, आओकी जी ने सिर हिलाया। मेरे शरीर को बर्फ की मूर्ति मत समझो, पर मैं भी बह सकती हूँ। ईशान को तुरंत समझ आ गया कि लोगिया फ्रूट यूजर्स की एक खास क्षमता होती है, यानी उनके शरीर को अपनी मर्जी से नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि यह आदमी आओकी जी बर्फ के क्रिस्टल में तब्दील हो गया लगता है, लेकिन असल में बर्फ कैसे आती है? जब ईशान ने अभी कुछ देर पहले उसे चाकू मारा था तो उसने सक्रिय रूप से अपना शरीर हिलाया और उस स्थिति की संरचना को बिखेर दिया। ईशान ने देखा कि उस समय उसे चाकू मारा गया था, लेकिन वास्तव में चाकू का वार मूल रूप से एक जालीदार गुहा में हुआ था। तो क्या यह उसकी प्रतिक्रिया की गति से जुड़ा था? ईशान ने ऐसा सोचा और फिर उसकी जमी हुई कलाई से एक ज्वाला फूट पड़ी। जिन लोगों ने शीतदंश का अनुभव किया है वे जानते हैं कि मानव शरीर की जमी हुई स्थिति को अत्यधिक उच्च तापमान से पिघलाया नहीं जा सकता, बल्कि इसे धीरे धीरे कम तापमान पर पिघलाया जा सकता है। लेकिन उस वक्त ईशान को कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही नश्वर ज्वाला की मुट्ठी छूटी, उसने सीधे बाईं कलाई पर जमी बर्फ पिघला दी। यो! जब आओकी जी ने यह देखा तो वह चकित रह गया। लेकिन इससे पहले ईशान ने डेविल्स ब्लेड यामाटो को वापस म्यान में डाल दिया था और फिर उसने अपने बाएं हाथ से म्यान को पकड़ लिया, अपने दाहिने हाथ से हैंडल को पकड़ लिया, अपनी पीठ को नीचे कर लिया और अगले कदम के लिए खुद को तैयार किया। इतोरियो आईएआई ब्लेजिंग फ्लैश। अच्छा नहीं। जब इयान का रूप अचानक गायब हो गया तो आओकी जी अंदर ही अंदर डर गया और फिर वह भी अपनी जगह से गायब हो गया। इयान की आकृति उस स्थान के पीछे प्रकट हुई जहां आओकी जी खड़ा था और उसकी तलवार फिर से म्यान में थी, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। जब ईशान ने इत्तोरियो एआई तकनीक का प्रयोग किया तो आओकी जी ने भी तुरंत अपना स्थान छोड़ने के लिए सोरू का प्रयोग किया।
जब आओकीजी की आकृति जमीन पर फिर से प्रकट हुई तो उसने आश्चर्य से कहा, यह तो भयानक है। तुम आग के गोले भी चला सकते हो? हाँ। ईशान ने उसकी ओर मुड़कर कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए मुझे तुम्हें रोकने के लिए अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करना होगा। लोगिया डेविल फ्रूट यूजर से निपटने के 3 तरीके हैं। पहला है कैरोसेकी, बेशक दूसरा है हकी, लेकिन अगर उसकी गति और शक्ति प्रतिद्वंद्वी जितनी अच्छी न हो तो हकी बेकार हो सकता है। तीसरे तरीके की बात करें तो हर फल की विपरीत प्रकृति की क्षमता उसे नियंत्रित कर सकती है। ईमानदारी से कहें तो ईशान को वास्तव में खुश होना चाहिए कि उन्होंने अन्य 2 एडमिरलों के बजाय आओकीजी को भेजा। उनकी वर्तमान कार्ड क्षमताएं उच्च तापमान वाली लपटों के साथ चालों का उपयोग करने में बेहतर थीं, जो कि एओकीजी के हिम को नियंत्रित करने की क्षमता थी। आओकीजी की क्षमता की ताकत अत्यधिक ठंडी बर्फ से प्राप्त हुई थी, जो लोगों को जमाकर उनकी युद्ध क्षमता को कम कर सकती है। इसलिए यान की वर्तमान ज्वाला क्षमताएं निश्चित रूप से आओकीजी की ठंड के सामने हार जाएंगी, लेकिन वैसे भी उसकी बर्फ की क्षमताओं का सामना करते हुए ईशान उसके प्रहार का विरोध करने और उसे कुछ हद तक पिघलाने में सक्षम होगा। क्या सिरदर्द है? आओकीजी ने अपना सिर खुजलाया और कहा, क्या आप व्हाइटबर्ड पायरेट्स के 15वें डिवीजन के कमांडर हैं, फोसा? लेकिन आपका फिगर उनके जैसा नहीं दिखता। फोसा वह कौन है? ईशान थोड़ी देर के लिए चौंक गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वह फिर से आगे बढ़ा। वह जानता था कि आओकीजी उसकी पहचान जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईशान को जरा भी चिंता नहीं थी। इस दुनिया में बहुत सी अजीबोगरीब क्षमताएं हैं। बहुत से लोग ज्वलंत तलवारबाजी कर सकते हैं। आओकीजी के पास आते ही यान के ब्लेड पर उग्र लपटें लग गईं और उसने अपनी तलवार आओकीजी की ओर तान दी। उसने सोचा था कि आओकीजी उसके वार का विरोध नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे यकीन था कि वह चकमा देकर भाग जाएगा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आओकीजी वहीं खड़ा रहेगा और कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। फुसफुसाहट। भड़की हुई लपटों वाला ब्लेड बहुत आसानी से आओकीजी के शरीर को चीरता हुआ निकल गया। ईशान कटा हुआ हिस्सा देख सकता था और बर्फ पिघलकर पानी बन रही थी। लेकिन यान के वार के बाद आओकीजी का पूरा शरीर ढह गया। उसका शरीर बर्फ के अनगिनत टुकड़ों में बदल गया और जमीन पर गिर पड़ा। ईशान स्तब्ध रह गया। क्या हुआ? वह सोच ही रहा था कि अचानक उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। वह चौंक गया। उसने पलटकर देखा तो आओकीजी, जो पहले ही गिर चुका था, उसके पीछे फिर से प्रकट हो गया था। इस समय आओकीजी के शरीर का सिर्फ ऊपरी आधा हिस्सा ही बचा था, लेकिन वह पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। उसने अपनी बाहें फैलाकर ईशान को पीछे से गले लगा लिया। बर्फ समय। आओकीजी की हरकतें देखकर ईशान को अचानक मौत का आभास हुआ। उसे पता था कि अगर आओकीजी ने उसे गले लगा लिया तो उसका अंत हो जाएगा। वह अत्यधिक ठंड उसे तुरंत ही सारी चेतना और गतिशीलता खो देगी। जीवन और मृत्यु के बीच यान की प्रतिक्रिया उसकी सामान्य सीमा से अधिक हो गई। वह अचानक घूम गया और तुरंत 100 शिकी ओनिया की लॉन्च किया। तलवार और म्यान को अपने हाथों से पकड़े हुए ईशान ऊपर उठा और अपने चारों ओर बैंगनी लपटों का एक घेरा लहराया। जब आओकीजी दौड़कर वहां पहुंचा तो सबसे पहले उसका सामना बैंगनी लपटों के गोले से हुआ। ईशान की बैंगनी आग बहुत उच्च तापमान वाली लौ थी, लेकिन जब ईशान द्वारा इसका उपयोग किया गया तो यह उसके नेन द्वारा सीमित थी और बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती थी, जिससे कि आओकीजी की ठंडी ठंड ने यान की बैंगनी लौ को जल्दी से बुझा दिया। ठंडी हवा और आग की लपटों ने एक दूसरे को रद्द कर दिया
और एओकिजी को भी हिंसक दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसकी चाल प्रभावित नहीं हुई और उसने उसे मजबूती से गले लगा लिया। हालांकि 100 शिकी ओनियाकी की कूदने की क्रिया के कारण इयान का आकार बढ़ गया है, जिससे एओकिजी को केवल इयान के पैरों को गले लगाना पड़ा। इसके साथ ही ईशान को आओकिजी ने हवा में ही पकड़ लिया। जब आओकिजी की बाहें उसके पैरों से टकराईं, तो बर्फ तेजी से ऊपर की ओर फैलने लगी। आह! खतरे की प्रबल आशंका के बीच ईशान को कोई परवाह नहीं थी। एक जोरदार गर्जना के साथ ईशान ने अपने घायल बाएं हाथ का इस्तेमाल किया और सीधे रिवर्स स्टाइल 108 वाइन ग्लास को उसी जगह पर फेंक दिया। पूरा 108 शिकी या सकाजुकी उनके नीचे से उग्र लपटों का खंभा उभरने लगा, और जब आओकिजी ने उसे देखा तो उसने इयान के पैर छोड़ दिए। ऊर्जा की खपत की परवाह किए बिना ईशान आखिरकार इस विशाल गतिरोध से बाहर निकल आया। तेज लपटों की वजह से उसके पैरों का जमा हुआ हिस्सा भी पिघल गया। अपरिहार्य मृत्यु से बचकर ईशान को लगा कि उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा है। जैसे उसकी कोई भी हरकत थोड़ी धीमी होती, वह शायद यहीं गिर जाता। हालांकि संकट अब खत्म हो चुका था, लेकिन ईशान की सांसें फूल रही थीं। हकी और नेन के संयोजन के बाद इयान की ऊर्जा पुनर्प्राप्ति अब उसकी शारीरिक शक्ति पर निर्भर करती है। जब तक उसके पास पर्याप्त सहन शक्ति है, उसकी नेन की पुनर्प्राप्ति तेज हो जाएगी। हालांकि आओकिजी के साथ लड़ाई के दौरान इयान की सहन शक्ति में तेजी से गिरावट आई। ठंड मानव शरीर की ऊर्जा खपत को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका थी। जमने से पहले और बाद में ईशान ने बहुत सहन शक्ति खो दी। हालांकि वह अंततः अपनी लौ की मदद से जीवित रहने में कामयाब रहा, लेकिन वह नहीं जानता था कि चीजें इस तरह कब तक रहेंगी। जमीन से उठने की कोशिश करते हुए ईशान लगभग लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसने पाया कि उसका बायां हाथ और पैर सूज गए थे और झुनझुनी हो रही थी। यह एक बहुत ही अजीब सी दर्दनाक अनुभूति थी। दरअसल उसे यह भी पता था कि ठंड और तेज तापमान के अचानक बदलाव से उसकी त्वचा शायद नेक्रोटिक हो गई होगी, जिसमें कोई संवेदना नहीं होनी चाहिए। हालांकि उसकी चमड़े के नीचे की मांसपेशियों में अभी भी थोड़ी चेतना थी, लेकिन वे एक सूजन वाला दर्द भेज रही थीं, इतना तेज कि ईशान को लग रहा था कि नीचे की हिलती हुई मांसपेशियां उसकी त्वचा को छील रही हैं। हालांकि आग से ठंड का प्रभाव हल हो सकता है, लेकिन ईशान को हुई क्षति भी बहुत बड़ी थी। ईशान को कांपते हुए खड़े होते देख आओकिजी ने अपना सिर पीछे खुजाया और कहा, कितना सख्त आदमी है। एक मरीन एडमिरल के मुंह से ऐसे शब्द सुनना एक तरह की तारीफ ही मानी जा सकती है, लेकिन ईशान बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे पता था कि अगर वह ऐसे ही आओकिजी से लड़ता रहा तो जल्द ही उसकी मौत हो जाएगी। विरोध करना बंद करो, आओकिजी ने ईशान से कहा। मेरा मिशन तुम्हें जिंदा पकड़ना है, लेकिन अगर तुम लड़ते रहे तो नतीजों के लिए मुझे दोष मत देना। ईशान कुछ कहने ही वाला था कि अचानक पीछे से जोरदार जयकारे की आवाज सुनाई दी। उसने सिर घुमाकर देखा कि गुलामों ने जहाज के नीचे की बर्फ तोड़ दी थी, यानी अब जहाज बर्फ से नहीं चिपका था। हे दानवीर, एल्बाफ के विशाल योद्धा ने ईशान को चिल्लाकर कहा, जहाज पर चढ़ो। चिल्लाता हुआ वह धनुष की ओर दौड़ा। उसके अलावा कई मछुआरे भी थे। धनुष की ओर पहुंचकर उन्होंने जहाज से फेंकी गई रस्सियां पकड़ लीं। ये रस्सियां, जो जहाज के प्रत्येक मस्तूल के नीचे से जुड़ी हुई थीं, मजबूती से बंधी हुई थीं। जब दानव और मछुआरे रस्सियां पकड़ लेते तो उन्हें अपने कंधों पर उठाकर जोर जोर से खींचने लगते। ये लोग सबसे शक्तिशाली जातियों के प्रतिनिधि थे। इस जीवन निर्भर खिंचाव के तहत कई गुलामों को ले जा रहा जहाज चलने लगा। खींचते रहो, उन्होंने वास्तव में जहाज को बर्फ के गड्ढे से बाहर खींच लिया।
वाह! जहाज पर मौजूद सभी गुलामों ने यह दृश्य देखकर खुशी मनाई। हालांकि आओकीजी ने अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके पूरी नदी को जमा दिया, फिर भी बर्फ बहुत फिसलन भरी थी। दैत्य और मछुआरे दासों के दबाव में नीचे स्थित जहाज की कील को सहारा बनाकर बर्फ पर फिसल गया। यह सिद्धांत बिल्कुल आइस स्केट जूतों के ब्लेड जैसा था। एक बार जब वह उनके द्वारा खोदे गए गड्ढे से बाहर निकल जाता और उनके द्वारा जहाज को ऊपर खींचने से बहुत सारी मेहनत बच जाती। उनके खिंचाव के कारण विशाल जहाज धीरे धीरे गति पकड़ने लगता है और आगे की ओर नीचे की ओर जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ने लगता है। जल्दी करो दाता, हम जाने वाले हैं, विशाल योद्धा चिल्लाता रहा। और जहाज पर मौजूद गुलाम हाथ हिलाते हुए रोते हुए एक साथ ईशान से चिल्लाए, हे दाता, चलो, हमें साथ साथ निकलना है। चल दर, चल दर। शीघ्र ही सभी दास एकजुट हो गए और सभी दास ईशान को पुकारने लगे, वह उपकारक जिसने उन्हें नरक से बाहर निकाला था। ईशान ने उनकी बात सुनी और एक टेढ़ी मुस्कान दी। वह भी ऐसा करना चाहता था, लेकिन दिक्कत यह थी कि उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। दूर से ही मरीनों ने देखा कि दास जहाज भागने वाला था, इसलिए उन्होंने नदी के किनारे को घेरकर उनका पीछा करना चाहा। हालांकि इस समय आओकीजी ने अचानक कहा, यहाँ मत आओ। मरीन सैनिक दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आओकीजी ऐसे क्यों चिल्ला रहा है, लेकिन उसके आदेश पर वे रुक गए। आओकीजी ने ईशान की ओर सिर घुमाया और कहा, जब तक तुम पकड़े जाओगे मैं इन गुलामों को छोड़ सकता हूं। मुझे विश्वास है कि जब मैं मास्टरमाइंड को पकड़ लूंगा तो भागे हुए गुलामों का पीछा नहीं किया जाएगा। हालांकि आओकीजी ने जो कहा वह व्यर्थ हो गया, क्योंकि ईशान ने इस समय उनके भाषण पर ध्यान नहीं दिया। उसने जो सुना वह उसके मन में सिस्टम से आई एक सूचना थी। उन्नत पत्थरों की संख्या आवश्यक मात्रा तक पहुंच गई है। क्या आप हाईएस्ट कार्ड को 5 सितारा लाल कार्ड में अपग्रेड करना चाहते हैं? पुष्टि करना। ईशान के आदेश देने के बाद वह होश में आया और आओकीजी से बोला, तुमने अभी क्या कहा? आओकीजी नाराज हो गए और उन्होंने वही बात दोहराई जो उन्होंने अभी कही थी। एडमिरल कुजान, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। ईशान के चेहरे पर अचानक एक बड़ी मुस्कान आ गई, लेकिन वह उसके मुखौटे से ढकी हुई थी, इसलिए आओकीजी उसे देख नहीं पाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हीरो बनूंगा। ईशान ने कहा, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो दूसरों की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर दूं। क्या मतलब है तुम्हारा? आओकीजी ने भौहें चढ़ाई। क्या तुमने सुना नहीं? ईशान ने जहाज में गुलामों की तरफ मुड़कर कहा, वे मुझे बुला रहे हैं। वे मुझे अपने पास चाहते हैं। आओकीजी से अचानक तेज ठंडक फैल गई। किनारे पर मौजूद इमारतें और दूसरी चीजें पल भर में जम गईं। कहा जा सकता है कि आओकीजी ने जो किया उसकी वजह से उन्हें जगह बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम भागोगे नहीं, आओकीजी ने शांत चेहरे से ईशान से कहा। सच में? ईशान हंसा। जैसे ही आओकीजी कुछ कहना चाहता था, उसे अचानक पता चला कि इयान का दाहिना हाथ जो यमातो को पकड़े हुए था, असामान्य था। ईशान ने डेविल फ्रूट का डिब्बा लपेटने के लिए अपनी काली स्वेटशर्ट उतार दी थी, लेकिन उसने अभी भी एक चुस्त काली लंबी बाजू की कमीज पहनी हुई थी। हालांकि आओकीजी की नजर में उसकी कमीज की दाहिनी बाजू धीरे धीरे अनगिनत उड़ती राख में बदल गई थी। कलाई से कोहनी तक और पूरी बाह तक कपड़ा मानो किसी गर्म चीज से पल भर में जल गया हो। लपटें निकलने से पहले ही चीजें मुरझा रही थीं। क्या हो रहा है? आओकीजी थोड़ा उलझन में था। तुमने सैनिकों को आने से रोक दिया,
यह बुद्धिमानी है, ईशान ने कहा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा अगला कदम कितना शक्तिशाली होगा। आओकी की निगाह में इयान की सफेद और मजबूत बाह उजागर हो गई जब उसकी आस्तीन जल गई और धीरे धीरे उस पर एक काला पैटर्न दिखाई दिया। काला पैटर्न स्याही के छींटे जैसा था जो धीरे धीरे उभर रहा था, कलाई से शुरू होकर कोहनी तक घूम रहा था और फिर उसके कंधे तक पहुंच गया। काली रेखाओं के प्रकट होने के साथ ही इयान के दाहिने हाथ से अद्भुत गर्मी निकलने लगी। यह गर्मी बढ़ती जा रही थी और दूर होने के बावजूद आओकी को अभी भी इसका एहसास हो रहा था। ऐसी गर्मी मूलतः उसके आइस फ्रूट के साथ टकराव पैदा करती है, जिससे आओकी तुरंत असहज हो गया। यह क्या बकवास है? आओकी ने भौहें चढ़ाई। कीस कार्ड को सफलतापूर्वक 5 सितारा स्तर तक उन्नत कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि ईशान आखिरकार ही इस कार्ड के अंतिम कौशल का उपयोग कर सकता है। हालांकि ईशान के लिए यह इस कौशल का उपयोग करने का यह पहला अवसर था। उसने पाया कि अगर ब्लैक ड्रैगन हेलफायर लहर आकार लेना चाहती है तो उसे इसे बनाए रखने के लिए लगातार बहुत सारे नेन इंजेक्ट करने होंगे, और इंजेक्ट किए गए नेन उसके नेन के शेष मूल्य को तेजी से खत्म कर रहे थे। हल्का चक्कर आने लगा। ईशान जानता था कि ऐसे काम नहीं चलेगा। नेन द ब्लैक ड्रैगन हेलफायर वेव कितना ले जाएगी? फिलहाल कोई सटीक संख्या नहीं पता थी, इसलिए उसने दांत पीसकर बचाए हुए सारे आइस्टियर जेम को कुचल दिया। हालांकि इन आइस्टियर रत्नों द्वारा लाया गया नेन की बहाली अभी भी एक बाल्टी में पानी की एक बूंद की तरह थी, जिसे उसके हाथ में बनने वाली ब्लैक ड्रैगन हेलफायर लहर ने तुरंत दूर ले जाया। यह देखते हुए कि उसका नेन मूल्य नीचे तक पहुंचने वाला था, लेकिन उसकी कलाई पर ब्लैक ड्रैगन हेलफायर लहर अभी भी पूरी तरह से नहीं बनी थी, ईशान को फिर से इविल आई एक्सपर्ट के सक्रिय कौशल का उपयोग करना पड़ा। 10 सेकंड। यह कौशल सिर्फ 10 सेकंड तक ही चल सकता है। इसे पूरा किया जा सकता है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इस कार्ड के अल्टीमेट नेन की कीमत कितनी है। हेई का कार्ड अपने अंतिम चरण एक 5 सितारा लाल कार्ड में अपग्रेड हो गया है, जो एक उच्च विशेषता बोनस लाता है। इयान के नेन का मूल्य पहले ही 1000 अंकों को पार कर चुका है। जैसे ही इविल आई एक्सपर्ट का कौशल सक्रिय हुआ, इसने जीवन शक्ति की खपत की कीमत पर इयान के नेन मूल्य को तुरंत कवर कर लिया, लेकिन यह उसे उसके अधिकतम नेन मूल्य का 2 गुना भी देता है। पूरी शक्ति को तुरंत ही अंधेरे की लॉ के ड्रैगन में डाल दिया गया। हालांकि इस पूरी शक्ति का फिर से उपभोग किया गया, लेकिन इस बार अंधेरे की लॉ का ड्रैगन आखिरकार बन ही गया। इस तकनीक ने 3000 से अधिक मानसिक ऊर्जा का उपभोग किया है। ईशान ने आश्चर्य से अपने दाहिने हाथ की ओर देखा। हालांकि उसकी कलाई से अभी तक नर्क की आग नहीं निकली थी, लेकिन उसकी भयानक लपटों ने उसके आसपास की हवा को विकृत कर दिया था। ईशान ने आओकी की ओर देखा और कहा, मुझे खेद है एडमिरल कुजान, लेकिन मुझे भागना होगा। जैसे ही आवाज गिरी, ईशान ने अपने दाहिने हाथ में यामाटो को आगे की ओर पटक दिया और आओकी पर ही इस ड्रैगन को फेंक दिया। गर्जन। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कोई भ्रम था या कुछ और। आओकी ने बस एक तेज अजगर की दहाड़ सुनी। फिर उसने नरक की आग से बना एक विशाल काला अजगर देखा जो सीधे ईशान की धार पर चला गया था। काला अजगर एक घुमावदार और गोलाकार मुद्रा में लहर में प्रवेश कर गया। उसने अपना मुंह खोला और अद्भुत गति से आगे की ओर दौड़ा। हालांकि उसका प्रतिद्वंदी आओकी था, फिर भी इस समय उसे भी मौत का खतरा महसूस हो रहा था, क्योंकि इस काले अजगर की गर्मी वाकई चौंकाने वाली थी। उसके पास आते ही उसके आसपास की सारी चीजें भस्म होकर काली राख में बदल जाती थीं।
यह एक शक्तिशाली तकनीक थी जो आत्मा जगत की गहराई से काली लपटों को बुलाती थी और उसे एक ड्रैगन का रूप दे देती थी जो अपने रास्ते में आने वाली लगभग किसी भी चीज को तुरंत भस्म कर देने में सक्षम था। मुझे इससे बचना होगा। मुझे इससे बचना ही होगा। एक पल के लिए आओकिजी के मन में बस यही विचार आया। उसने अपनी पूरी ताकत से सोरू का इस्तेमाल किया और ड्रैगन ऑफ द डार्कनेस फ्लेम के प्रभाव से बच निकला। आओकिजी इस राक्षसी से बच निकला था, लेकिन उसके पीछे की सारी चीजें गायब हो गई थीं। जलता हुआ काला अजगर दहाड़ता हुआ बाहर निकल आया, बिल्कुल असली अजगर की तरह। वह लगातार अपने शरीर को घुमा रहा था और बेतहाशा अपनी तेज लपटें छोड़ रहा था। यहाँ तक कि दूर स्थित अलग अलग वस्तुएं भी प्रभावित होकर भस्म हो गईं और केवल कार्बन अवशेष जैसा एक काला निशान रह गया। ईशान ने भी नहीं सोचा होगा कि ड्रैगन ऑफ द डार्कनेस फ्लेम की शक्ति इतनी ज्यादा थी। उसने जो काली ड्रैगन लहर छोड़ी, जो एक सीधी रेखा में भड़क रही थी, उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला डाला, चाहे वो घाट पर पड़े पत्थर हो या मरीन सैनिक और उन